डॉक्टर चतुर सिंह, हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर। आज मैं MA पूर्वार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ करता हूँ। MA प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में है। 4 प्रश्न पत्रों में से एक है प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम इसमें इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास क्या होता है, साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या हैं, परंपरा क्या रही है, इसके बाद काल विभाजन, नामकरण और फिर चारों कालखंडों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और चारों कालखंडों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवियों एवं विधाओं पर, गद्य विधाओं पर बात करेंगे। आज पार्ट 1 में मैं आरंभ करता हूँ। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से होता है। इतिहास में तथ्यों और घटनाओं के आधार पर युग विशेष का मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। कुछ तथ्य और घटनाएं चुनकर उनके आधार पर युग विशेष का मूल्यांकन करते हैं। इतिहास तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास न केवल अतीत के बारे में बताता है बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और इसके साथ ही साथ भविष्य की कल्पना करता है। या सरल शब्दों में कह सकते हैं इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। घटनाएं तथ्य अवश्य ही अतीत के रहते हैं, किंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उन घटना और तथ्यों से हम संवाद करते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं तो अब इतिहास आता है, इतिहास बनता है। साहित्य का इतिहास से किस प्रकार भिन्न है? साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए साहित्य के इतिहास संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य रहा वो ये है कि साहित्य जनता की किसी भी समय में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का ही प्रतिबिंब है, अर्थात जनता की चित्तवृत्ति जैसी होगी वैसा साहित्य प्रकट होगा उस कालखंड में। दूसरा चित्तवृत्तियों का अगर चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से यह बात शतप्रतिशत सही है कि उसमें साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सामंजस्य की बात है वो ये है कि चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए
साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना या सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन अपना प्रस्तुत किया है, लेखन किया है, साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। शुक्ल जी के बाद महत्वपूर्ण जो विद्वान हमारे सामने आते हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अवधारणा शुक्ल जी से थोड़ा सा अलग हटकर है। वो परंपरा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या परंपरा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। यह कालस्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास गाथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी जिस प्राणधारा की बात करते हैं, काल स्रोत में जो प्राणधारा बह रही है, उसमें के संदर्भ में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह प्राणधारा दरअसल हमारी सांस्कृतिक परंपरा है या सांस्कृतिक धरोहर है। तो सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता को वो परखना चाहते हैं साहित्य के इतिहास में। तो साहित्य का इतिहास निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। अब हम साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर विचार करेंगे। साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी रहीं? साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, इस प्रकार से कई पद्धतियाँ हमारे उसमें लेखन के क्षेत्र में रही हैं। समाजशास्त्री पद्धति, अब हम इस पर विचार करेंगे कि ये क्या होती है। वर्णानुक्रमी पद्धति, जैसा कि नाम से ही वर्णानुक्रमी, वर्ण के अनुक्रम में पालन, वर्ण के अनुक्रम के हिसाब से इतिहास लेखन इसमें किया जाता है। तो जिस अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम कहते हैं, वर्णानुक्रमी पद्धति यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित एवं भौड़ी प्रणाली मानी जाती है। ये बहुत ही अविकसित है क्योंकि वर्णक्रम में ये किसी परंपरा, किसी कोई प्रवृत्ति कहाँ से आरंभ हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कुछ भी इसमें पता नहीं चलता। इसमें कृतिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम से दे दिया जाता है। अर्थात बिहारी रीतकालीन कवि और कह सकते हैं बिहारी भूषण रीतकालीन कवि और भारत भूषण अग्रवाल बिल्कुल आधुनिक काल के आधुनिक कवि। तो ये सब आसपास पढ़ेंगे उस पद्धति में बी पर। तो ये पद्धति इससे काल प्रवाह है उसका कोई भी बोध किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा। इतिहास में जिस काल प्रवाह का बोध वर्तमान रहता है उसका इस पद्धति में नामो निशान नहीं है, अर्थात वो इस पद्धति में बिल्कुल भी नहीं आ पाती।
इस पद्धति से इतिहास लिखने का मुख्य कारण अपेक्षित सूचनाओं का अभाव था। साथ ही ये आरंभिक प्रयास के तौर पर जो इतिहास लेखन हुआ उसमें इसका प्रयोग हुआ। तो एक तो अपेक्षित सूचनाओं का अभाव, दूसरे लेखन का आरंभ, तो ये दोनों ही चीज़ों के कारण यह अविकसित पद्धति आरंभिक लेखकों ने अपनाई। गाडसांद तासी, एस्ट्रारदाला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज जिन्होंने लिखा, इन ग्रंथों में इस पद्धति को अपनाया गया है। एक पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति नाम से ही हमें प्रतीत होता है, कालक्रम के अनुसार जिसमें चलते हैं, कालक्रम के अनुसार जिसमें चलते हैं। इस पद्धति के इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख उनके नामों के प्रथमाक्षर या महत्व के आधार पर न करके ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर किया जाता है। ये एक सीढ़ी आगे की पद्धति है, यानी वर्णानुक्रमी से आगे की विकासमान, आगे की जो विकसित पद्धतियाँ हैं उनमें ये पद्धति आगे की है, यानी कि इसमें ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार बनाते हैं, ऐतिहासिक तिथिक्रम को आधार बनाकर और हमारे रचनाकारों का आता है उल्लेख। इस पद्धति में यह समस्या है कि ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण करते समय रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाए, उसकी रचना तिथि को। रचना तिथि को वैसे अगर आधार बनाया जाता है तो वह ज़्यादा व्यावहारिक होगा, ज़्यादा व्यावहारिक हो सकती है। साहित्य के इतिहास का उद्देश्य, साहित्य के इतिहास का उद्देश्य रचनाकारों की जन्म मृत्यु और उनकी रचनाओं के गुण दोषों से परिचित कराना ही नहीं है, बल्कि वह मानव चिंतन धारा के विकास क्रम का एक दस्तावेज भी होता है। अतः यह प्रणाली भी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए विशेष उपयोगी, ज़्यादा उपयोगी नहीं है। भले ही वर्णानुक्रमी पद्धति से अच्छी हो, पर यह भी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं कही जा सकती। इस पद्धति को डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथों में अपनाया है। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। कालक्रमिक पद्धति में जहाँ ऐतिहासिक कालानुक्रम से रचनाकार और रचनाओं की तालिका प्रस्तुत होती है, वहीं वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति में शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इतिहास का निरपेक्ष बने रहने का प्रयास करता है, क्योंकि तथ्यों का विश्लेषण है सीधे सीधे। इस पद्धति में इतिहास का निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। इस पद्धति से साहित्य इतिहास के लिए कच्ची सामग्री का निर्माण होता है, कच्ची सामग्री का निर्माण होता है, अर्थात रॉ मटेरियल अंग्रेजी में कहेंगे। यानी कि ये उन संदर्भों को, उन ग्रंथों को प्रामाणिक रूप में सामने लाने का प्रयास है ये पद्धति, जिनके ऊपर और साहित्य के इतिहास का हमारा भवन निर्मित होना है। विधेयवादी पद्धति, वैसे ये पद्धति तेन महोदय द्वारा ये आई। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में, इतिहास लेखन के क्षेत्र में इसे सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और अपने इतिहास लेखन में अपनाया था। इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। विधेयवादी इतिहास का साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और फिर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है।
यह पद्धति साहित्य इतिहास लेखन के लिए उपयोगी तो है, परंतु एकांकी इतिहास दृष्टि भी है, क्योंकि ये तत्कालीन परिस्थितियों पर ज़्यादा बल देती है, परंपरा की थोड़ी सी ये उपेक्षा करती है। साहित्य निर्माण में परंपरा का योगदान होता है। यह पद्धति परंपरा का मूल्यांकन नहीं कर पाती। परंपरा का मूल्यांकन शुक्ल जी की विधेयवादी पद्धति के विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति को अपनाया है। तो कुल मिलाकर बात यही कही जा सकती है कि ये विधेयवादी पद्धति है, तत्कालीन परिस्थितियों पर ज़्यादा बल देती है, परंपरा की थोड़ी उपेक्षा करती है, इसलिए यह भी एकांगी है। किंतु अगर इन्हें परंपरा को इसमें अगर मिला दिया जाए, विधेयवादी पद्धति के साथ साथ अगर परंपरा भी मिला दी जाए तो बहुत स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, अच्छा इतिहास लेखन होगा। तो आज का इस पाठ में इतना ही, यहीं तक। आगे हम समाजशास्त्रीय पद्धति पर विचार करेंगे 5वें नंबर पर, और फिर इसका निष्कर्ष पे भी बात करेंगे कि कौन सी इतिहास लेखन की पद्धति ज़्यादा श्रेष्ठ रही। आगे के पाठ में कल हम बात करेंगे। धन्यवाद।